Hello everyone. Today we will discuss about another part of this chapter, that is isomerism and fundamental concepts in organic reaction mechanism. So first of all, isomerism is divided into two parts, that is structural isomerism and stereoisomerism. So basically isomerism ये जो concept आया है इसमें चीज़ ये एक्चुअली आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है। तो आइसोमेरिज्म के केस में कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के केस में क्या होता है कि उसका मॉलिक्यूलर उसका केमिकल फार्मूला सेम रहता है, बट डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चरल और केमिकल स्ट्रक्चर। मीन्स इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, जैसे कि ब्यूटेन ले लिए हम लोगों ने। तो ब्यूटेन के केस में क्या होता है कि C4 कि उसके कार्बन एटम C4H10, तो उसका मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है, मतलब केमिकल फार्मूला जो है वो उस केस में सेम रहता है। बट जैसे कि हम लोगों को पता है कि N ब्यूटेन हो गया, आइसोब्यूटेन हो गया, नियोब्यूटेन हो गया, तो बेस्ड ऑन दैट कंसेप्ट जो केमिकल फार्मूला है, तो उसी केमिकल फार्मूला के बेसिस पे हम लोग जब बात करते हैं तो केमिकल स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक मोर देन वन फॉर्म में वो एग्जिस्ट होता है, उनको बोलते हैं हम लोग आइसोमेरिज्म। सो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है: चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म। एंड सेकंड वन इज द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये जो डिवाइड हुआ है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है: ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बेसिकली इन दिस क्लास जो 11th क्लास जो है, इस केस में हम लोगों को ओनली एंड ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट स्टडी करना है। सो इन द केस ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के में का जो फर्स्ट जो टाइप है वो है चेन आइसोमेरिज्म। आप लोगों को इसमें चेन आइसोमेरिज्म के केस में ही आप लोगों को उसका मीनिंग, उसका वर्ड जो है उसमें आपको एग्जिस्ट जो है उसका जो मेन डिफ्रेंसिएशन है उसमें वो आप में समझ आ गया होगा। तो अकॉर्डिंग टू आइसोमेरिज्म कंसेप्ट, ये जो चेन आइसोमेरिज्म है तो इसमें क्या होता है कि 2 या फिर 2 और मोर कंपाउंड्स हैव सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट कार्बन स्केलेटन। मतलब क्या है कि 2 या 2 से ज़्यादा जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो सेम होता है, बट डिफरेंस कहाँ पे आता है, उनका कार्बन स्केलेटन। मतलब क्या है कि कोई भी मेन चेन, जैसे कि यहाँ पे बता सकते हैं ये जो पेंटेन का जो है ये पर्टिकुलर, ये जो पेंटेन का जो है ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो इसी केस में जब हम देखते हैं कि इसमें कितना है कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है C5, और हाइड्रोजन एटम कितने हैं 2 2 4 2 6 3 9 और 12। मतलब क्या है C5H12 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, किसका, पेंटेन का। C5H12 जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका है, पेंटेन का है। तो उसी पेंटेन का वही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ये भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इसमें भी अगर हम काउंट करते हैं तो, बट डिफरेंस कहाँ पे आता है कि जो अभी यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे मेन चेन अटैच्ड है, मतलब ये N ब्यूटेन है, स्ट्रेट चेन है। वही फॉर्म C5H10 का वही फॉर्म, H12 का वही फॉर्म, जिसमें मेन चेन में क्या है, मेन पेरेंट चेन में 4 कार्बन एटम्स की स्केलेटन अटैच्ड है, और उसी कार्बन एटम और उसी मेन कार्बन स्केलेटन को एक ब्रांचिंग अटैच है, दैट इज नथिंग बट दिस इज द CH3 ब्रांचिंग, मिथिल ग्रुप की ब्रांचिंग है ये। वही केस नियोपेंटेन के केस में भी है, ठीक है, वही फॉर्म, वही मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो चेन आइसोमेरिज्म के केस में क्या हम लोगों को चीज़ देखनी है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो उसका सेम रहता है, बट जो कार्बन स्केलेटन का अरेंजमेंट जो रहता है, जो अटैचमेंट रहती है, वो इस केस में क्या रहती है, डिफरेंट रहती है। सेकंड वन इज द पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि पोजीशन आइसोमेरिज्म में 2 या फिर 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रहते हैं उनके सब्सटीट्यूएंट अटैचमेंट, मतलब क्या कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कोई भी सब्सटीट्यूएंट या फिर एटम अटैच्ड या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, तो उनकी पोजीशन अलग अलग केस में अलग अलग होती है। तो यह कंसेप्ट वहाँ यहाँ पे आया है। मतलब इसका भी क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, बट डिफरेंस इन देयर अटैच्ड सब्सटीट्यूएंट टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड।
ठीक है। जैसे कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो क्या है, C3H8O है, ठीक है। तो ये प्रोपेनॉल है। प्रोपेनॉल के केस में उतने ही 1 2 3 कार्बन एटम्स है, 8 हाइड्रोजन एटम्स है और 1 ऑक्सीजन एटम है। वही हम लोग अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो क्या है, प्रोपेन टू ऑल। यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है ये प्राइमरी कार्बन एटम पे ये OH ग्रुप अटैच्ड है, बट इस केस में क्या है, सेकेंडरी कार्बन एटम पे ये वाला OH ग्रुप अटैच्ड है। मतलब क्या है कि ये OH जो है ये क्या है, हमारा फंक्शनल ग्रुप है, अटैच्ड सब्स्टिट्यूएंट बोल सकते हैं हम लोग इसको। तो प्रोपेनॉल के केस में, प्रोपेन 1 ऑल के केस में क्या है कि वो फर्स्ट कार्बन एटम को अटैच्ड है, मतलब प्राइमरी कार्बन एटम को अटैच्ड है। और प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी में का डिफरेंस मैंने आप लोगों को इससे पहले प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया है। और इस केस में जो है सेकंड जो है प्रोपेन टू ऑल, इसमें सेकेंडरी कार्बन एटम को अटैच्ड सब्स्टिट्यूएंट जो है वो अटैच्ड है, ठीक है। नेक्स्ट वन जो है वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में भी कंसेप्ट जस्ट लाइक पोजिशनल आइसोमेरिज्म के थोड़ा सा रिलेटेड है। इसमें क्या है, दो या फिर दो से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, बट डिफरेंस कहाँ पे रहता है, फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड टू दैट पर्टिकुलर आइसोमर, बराबर है। मतलब किसी भी आइसोमर के फॉर्म में जो फंक्शनल ग्रुप है उनकी अटैचमेंट कौन से केस में किस तरीके से है। जैसे कि यहाँ पे ये है C3H6O, ये प्रोपेनोन है ये, बराबर है। इसको एसीटोन भी बोलते हैं, ये जो है इसको एसीटोन भी बोलते हैं, एसीटोन, ठीक है। अब वैसा ही ये दूसरा है प्रोपेनॉल। क्या है इसमें कि ये जो है ये वाला ग्रुप एक कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। ये वाला आप लोगों को इससे पहले मैंने बताया है कि कीटोनिक ग्रुप कौन सा होता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप कौन सा होता है। ये क्या है, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, बराबर है। अब इसी केस में भी ये एक्चुअली स्ट्रक्चर जो है इसमें एक मिसिंग है, इसमें एक हाइड्रोजन एटम चाहिए। कहाँ पे चाहिए, हाइड्रोजन एटम यहाँ पे, ठीक है। आप अपने कॉपी में जब इसको करेक्शन करोगे तो उसमें एक चीज़ ध्यान में रखिए कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या चाहिए हम लोगों को, हाइड्रोजन एटम चाहिए, बराबर। जैसे कि आप लोगों को पता होगा ना ये वाला स्ट्रक्चर COH वाला, ठीक है ना, वो ये वाला ग्रुप है स्पेसिफिकली प्रेजेंट, ठीक है। तो जो भी अटैच्ड फंक्शनल ग्रुप है उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ये कीटोनिक एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और उसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केस में जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, उसी केस में ये CHO मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। लास्ट वाला जो इसका टाइप है वो क्या है, मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म जो है, तो मेटामेरिज्म ये जनरली जो कंसेप्ट जो आता है तो वो डिफरेंट अल्किल चेन्स किसी भी साइड में, किसी भी फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड में, मतलब कोई भी फंक्शनल ग्रुप है जहाँ, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस पर्टिकुलर इस पे देखते हैं, ठीक है। ये भी अल्किल चेन है, CH3 प्रेजेंट है मतलब, और ये भी क्या है C3H7, ये भी अल्किल चेन है। अब इन दोनों की लेफ्ट साइड इसकी और इसकी राइट साइड, बराबर है। अगर हम लोग इसके लेफ्ट साइड में देखते हैं तो कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है। इसके लेफ्ट साइड में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, प्रोपिल ग्रुप प्रेजेंट है। मतलब इसका नाम क्या हो गया, मिथॉक्सी प्रोपेन हो गया, ठीक है। तो डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स किसी भी फंक्शनल ग्रुप पे दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं हम मेटामेरिज्म। जैसे कि यहाँ पे इथिल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे भी इथिल ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब क्या है, इनको इथॉक्सी इथेन, बराबर है। ये जब हम बॉन्ड लाइन के फॉर्म में, जैसे अगर हमको इसको लिखना पड़े तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा जाता है इसमें, ठीक है। इस तरीके से हम लोग उसको लिख सकते हैं। C3 है मतलब 1 2 3, 1 2 कितने, 1 2 3, ये हो गया हमारा इसका, किसका, ये वाला जो है इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला। वैसे ही दूसरे इसका हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद में जो है हमारा फंडामेंटल कंसेप्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। तो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन के केस में कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं, उसमें वो मेन इम्पोर्टेंटली ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि हम लोग को पता है कि सबस्ट्रेट किसको बोलते हैं, इंटरमीडिएट किसको बोलते हैं, रिएजेंट किसको बोलते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट, इंटरमीडिएट
ये जो है बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन के केस में कोई भी एक सबस्ट्रेट रहता है, उस सबस्ट्रेट के साथ कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है, उसके साथ रिएक्शन बनाता है। वो रिएक्शन उसके साथ रिएक्शन करने के बाद किसी अनस्टेबल कंपाउंड के फॉर्म में उसका कन्वर्शन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट बोलते हैं। और आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इट गेट कन्वर्ट्स इनटू द प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट। मतलब किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में, किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में एक सबस्ट्रेट रहता है, कोई उसके साथ अटैकिंग रिएजेंट रिएक्ट करेगा, वो इंटरमीडिएट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, उसके बाद में उसका प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट के साथ भी बाय प्रोडक्ट भी बनने के चांसेस रह सकते हैं, मतलब रहते हैं। तो सबस्ट्रेट किसको बोलते हैं? बेसिकली सबस्ट्रेट जो है वो ऐसा रिएक्टेंट है जो क्या करता है, वो कार्बन सप्लाई करता है। किसके लिए कार्बन सप्लाई करता है? कार्बन सप्लाई करता है न्यू बॉन्ड बनाने के लिए। मतलब जैसे कि ठीक है ना, कोई भी एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, अगर हम लोग बोल देते हैं एक ये वाला ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने अभी इसको एसीटोन बोला था, ठीक है। तो ये हमारा एसीटोन सबस्ट्रेट है, अगर मैंने इसके साथ अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया, बराबर है, मतलब क्या है कि ये मेरा सबस्ट्रेट कार्बन प्रोवाइड कर रहा है इस न्यूक्लियोफाइल को टू फॉर्म द न्यू बॉन्ड, उसको बोलते हैं हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। सॉरी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ गया है, ठीक है। सबस्ट्रेट और रिएजेंट का हम लोगों को जब देखना है, तो सबस्ट्रेट जो रहता है वो कार्बन सप्लाई करता है टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड विद अदर रिएक्टेंट, बराबर है। मतलब क्या होता है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक रिएक्शन के केस में रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट, इनका रोल जिस तरीके से होता है वो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए होता है, सप्लाई कार्बन एटम टू द ईच अदर टू द फॉर्म अ न्यू बॉन्ड, ओके। और उसी केस में ये सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट का जब इंटरकनेक्शन एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम रिएक्शन कंडीशन बोल सकते हैं हम लोग उसको, एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम रिएक्शन एनवायरनमेंट रहेगा, उस पर्टिकुलर रिएक्शन कंडीशन में ही मतलब बोल सकते हैं कि पीएच कितना है उसका, उसको टेम्परेचर कितना दे रहे हैं, अगर वो लाइट के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हो रही है तो कितने वेवलेंथ होनी चाहिए उस लाइट की। तो वो अलग अलग रिएक्शन कंडीशंस रहती है, अलग अलग रिएक्शन कंडीशन के बेस पे वो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट किसी भी अटैकिंग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है और कुछ बाय प्रोडक्ट देता है, ठीक है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म जो है एक सीक्वेंशियल वे से परफॉर्म होता है। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहाँ पे होनी चाहिए, बराबर। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट अगर होती है, मान लेते हैं कि जैसे कि अगर मान लेते हैं ये वाला ए है और ये बी है, ठीक है। अब ए और बी इन दोनों का ये कोई तो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये वाला एक तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये वाला मतलब बोल सकते हैं कि ये सेम मॉलिक्यूल है, ए नाम का एक कोई तो भी एटम है और बी नाम का एक कोई तो भी एटम है, ठीक है। अगर इसके साथ अगर कुछ अटैकिंग रिएजेंट आ गया और इन लोग और इन ए और बी को, मतलब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसको रिएक्ट करना पड़ा, तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, इन दोनों में जो क्या है, इन दोनों में बॉन्ड है मतलब क्या है, बी का एक इलेक्ट्रॉन आया है और ए का एक इलेक्ट्रॉन आया है, उसकी वजह से उन्होंने कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया है। तो रिएक्शन करते टाइम पॉसिबिलिटी क्या होती है कि ए रिएक्ट करेगा ज़्यादा, ए रिमूव हो जाएगा, या फिर ए उसमें उस रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, या फिर बी रिएक्ट करेगा या फिर बी रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। तो ये पॉसिबिलिटी के बेसिस पे बॉन्ड कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहाँ पे होनी चाहिए, उसकी एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड क्लीवेज टेंडेंसी क्या होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी क्या होती है, तो उनको ही बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट का वन फॉर्म में अदर फॉर्म। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन मतलब पता है ना कि कोई एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में उसका कन्वर्ट हो जाना, बराबर है। तो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्शन हो जाना इज नथिंग बट द ट्रांसफॉर्मेशन, उसको ही हम लोग बोलते हैं काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन। अब फिशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो फिशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड के केस में क्या है, हेटेरोलिटिक क्लीवेज और होमोलिटिक क्लीवेज, दो टाइप के क्लीवेजेस आते हैं, ठीक है। और बेसिकली जो कोवैलेंट बॉन्ड के केस में जो फ्यूजन होता है उस केस में हेटेरोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है कि हेटेरोलिटिक क्लीवेज में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है
किसी भी एक फ्रैगमेंट के तरफ ज़्यादा रहते हैं। मतलब कैसे, ठीक है, अब ये हमारा CH3Br है, ठीक है, CH3Br है, मतलब क्या है कि इन दोनों में CH3Br, इसका भी एक CH3 का इलेक्ट्रॉन होगा और एक Br का इलेक्ट्रॉन होगा। तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इनको क्या बोलेंगे हम, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर है। ये दो जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक तो CH3 के तरफ जाएंगे या फिर Br के तरफ जाएंगे, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे, कोई CH3 ले रहा है या फिर Br ले रहा है। तो जब रिएक्शंस होती है तो हेटेरोलिटिकली मतलब क्या है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना होते हुए ये दो जो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन किसी एक के तरफ चले जाते हैं। तो इस केस में क्या है कि अभी CH3 जो है इसमें से अगर Br रिमूव हो रहा है, Br के केस में ये जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव रहता है कंपेयर टू द कार्बन। इलेक्ट्रोनिगेटिव कंसेप्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा रहेगी, Br की टेंडेंसी ज़्यादा रहेगी। तो उसके वजह से जो है ये Br के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। मतलब क्या है कि ये जो दो बॉन्ड वाले जो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन बताए थे वो किसके तरफ है, अभी एक्स्ट्रा के वो किसके तरफ है, Br के तरफ है। और CH3 का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वो रिमूव हो गया, मतलब वो Br के तरफ चला गया। तो उसकी वजह से उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये था इसका कंसेप्ट। अब इसका जो इनका जो टॉप व्यू, फ्रंट व्यू वगैरह जो है अभी यही कटायन वाला है, CH3 वाला, ठीक है। इसमें अब sp2 मतलब क्या है कि कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन जब ओवरलैप होती है तब जाके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बना है यहाँ पे, बराबर है। अब ये वाला था इसका टॉप व्यू, यहाँ पे हम लोगों को पॉजिटिव चार्ज मतलब कटायनिक चार्ज दिख रहा है यहाँ पे। वैसे ही केस इस केस में मतलब कार्बन के केस में अभी वैकेंट p ऑर्बिटल है, बराबर है। मतलब क्या हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बराबर है। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल, मतलब अगर हम लोगों ने इसको ही न्यूक्लियोफाइल ये वाला मतलब इस तरीके का न्यूक्लियोफाइल कोई अटैक कर जाएगा, बराबर है। और इसके कंसिडरेशन में कुछ नया प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक है। तो बेसिकली जब हम लोगों को कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी, बराबर है, ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकटायन बोलते हैं CH3 को, बराबर है। और जो Br है ये है हमारा क्या है, कार्बन एनायन है, कार्बन एनायन किसको बोलेंगे, किसी भी एक कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया तो उनको हम बोलेंगे कार्बन एनायन। और कार्बोकटायन किसको बोलेंगे, कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसको बोलेंगे हम कार्बोकटायन। और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने के बाद कार्बन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आता है तो हम उसको बोलेंगे कार्बन एनायन, ठीक है। अब जो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी जो होती है, अब ये वाला भी कंसेप्ट मैंने आप लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स थे तो उन लोगों को बताया था, ठीक है। अब इनमें भी स्टेबिलिटी का जो कंसेप्ट है, ठीक है। अब ये जो इसके बाद एक हाइपर कॉन्जुगेशन नाम का कंसेप्ट आता है। बस मैं आप लोगों को यहाँ पे टर्शरी कार्बोकटायन क्यों ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू द सेकेंडरी, और सेकेंडरी क्यों ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू द प्राइमरी, ये मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। अभी CH3 ले लेते हैं, ये वाला पर्टिकुलर। अब ये वाला हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, बराबर। अब मुझे बताइए ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे इसको स्टेबिलिटी देने के लिए रिवॉल्व हो सकता है, बराबर है। मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया, मतलब कौन सा वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन जो यहाँ पे चला गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया अभी, और वैसा ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। वैसा ही मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया, दूसरे साथ ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा, तीसरे साथ ये वाला हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अभी ये वाला ये CH3 कार्बोकटायन वाला कंपाउंड हो गया, ये भी प्राइमरी कार्बोकटायन है, ये CH3 और ये भी प्राइमरी कार्बोकटायन ही है, ठीक है। अभी इसमें देखना है, इसमें क्या, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये भी हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये वाला भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है इसको स्टेबल करने के लिए, ये वाला भी यहाँ पे इसको हो सकता है, ये वाला भी यहाँ पे आ सकता है, ये वाला भी आ सकता है, ये वाला भी आ सकता है, बराबर है। मतलब क्या है कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग जो ग्रुप्स है वो बढ़ रहे हैं, बराबर। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़ रहे हैं। इस केस में कितने हाइड्रोजन्स आते थे, 3 हाइड्रोजन्स आते थे उसको स्टेबल करने के लिए, अब इसमें कितने आ गए, 7 हाइड्रोजन एटम्स आ गए, बराबर है। और आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन जो है
वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपेयर टू द कार्बन, बराबर है। कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब हम लोगों को सेकेंडरी के केस में देखना है, बराबर है। सेकेंडरी के केस में हम लोग कैसे देख सकते हैं, अभी CH3, ये CH, इसके ऊपर कार्बोकैटायन आ गया, बराबर है, और ये वाला CH3, बराबर है। अब इसमें क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर CH पॉजिटिव जो है ये कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, इसको स्टेबलाइज करने के लिए ये कार्बन एटम भी इन्वॉल्व हो जाएगा, ऊपर से कार्बन, ये भी इधर का भी कार्बन एटम इन्वॉल्व हो जाएगा, बराबर है। और लाइक वाइज मतलब इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने बन रहे हैं, ये 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है, ये एक हाइड्रोजन 6 और ये वाले 3, कितने हो गए 3, 6, 7 हाइड्रोजन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। वैसे केस हम जब टर्शरी के देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये कार्बोकैटायन आ गया, ये CH3 ग्रुप है, वैसा ही यहाँ पे रहेगा, वैसा ही यहाँ पे रहेगा। मतलब कितने हो रहे हैं, 9 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं इसको स्टेबल करने के लिए। मतलब क्या है कि जितने भी नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़ते हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कब आ रहे हैं, कौन सा रोल यहाँ पे प्ले हो रहा है, जब हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो पर्टिकुलर कार्बोकैटायन को स्टेबल करने के लिए, बराबर है। तो नंबर ऑफ जब ये स्ट्रक्चर्स बढ़ते हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं इनको, तो उस टाइम उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाती है। तो हाईली स्टेबल कौन रहता है, टर्शरी कार्बोकैटायन रहता है, उसके बाद सेकेंडरी रहता है, उसके बाद ये प्राइमरी रहता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो है, जो प्रोसीड्स होती है हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज के थ्रू, उनको आयोनिक और हेट्रोपोलर और जस्ट पोलर रिएक्शंस बोलते हैं। अब होमोलिटिक क्लीवेज, हेट्रोलिटिक के अपोजिट कौन सा है, होमोलिटिक क्लीवेज। अब होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बराबर। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हम लोग यहाँ पे RX देख रहे हैं, बराबर। ये RX से मतलब क्या है कि इस R का एक इलेक्ट्रॉन होगा, बराबर है, और X का एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इनका, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन इसके तरफ चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके तरफ चला जाएगा। जब कभी भी किसी भी रिएक्टेंट के पास, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के पास, किसी भी कंपाउंड के पास जब इस तरीके का एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, उनको बोले जाते हैं फ्री रेडिकल बोला जाता है उनको। और फ्री रेडिकल रिएक्शंस का पाथवे भी एक अलग रहता है, ठीक है। तो ये जनरली फ्री रेडिकल रिएक्शन जनरली हीट या फिर लाइट के प्रेजेंस में होती है, बराबर है। मतलब क्या है कि ये RX जो है, इसको लाइट मिलने के बाद, इसको कुछ ये मिलने के बाद क्या हो गया होगा, ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया होगा, इसके एक्साइटेड स्टेट में चला गया होगा। इस एक्साइटेड स्टेट को इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बराबर है। मतलब यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे स्टेबल नहीं है, इसको कुछ तो भी एनर्जी मिल रही है, मतलब ये वाला RX में का बॉन्ड अभी फ्लक्चुएट कर रहा है, एक दूसरे की तरफ अभी उतना पकड़ के नहीं है। तो इन दोनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है, तब जाके क्या बनता है, तब बनता है ये R, जैसा यहाँ पे हम लोगों ने बताया इसको, वो फ्री रेडिकल बनता है, बराबर है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस के केस में जब होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू जब रिएक्शंस प्रोसीड होती है, उनको बोला जाता है फ्री रेडिकल रिएक्शन या फिर होमोपोलर और नॉन पोलर रिएक्शंस बोला जाता है, ठीक है। अब इसके बाद का जो कंसेप्ट है वो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। आई थिंक न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, ओके, हाँ, इसके पहले नहीं पढ़ाया था, ओके। तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है, न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल्स के पास इलेक्ट्रॉन स्पेयर होती है, वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। इलेक्ट्रॉन रिच है मतलब क्या है कि वो किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, उनको बोलते हैं हम क्या, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है कि इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या नहीं होता, इलेक्ट्रोफाइल के पास, अभी न्यूक्लियोफाइल का जो एग्जांपल बोल सकते हैं हम लोग अभी OH, बराबर है, हाइड्रोजन, इसके ऊपर हम लोगों को पता है OH के ऊपर क्या रहता है, निगेटिव चार्ज रहता है। मतलब क्या है, न्यूक्लियोफाइल इसके पास एक्स्ट्रा के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, किसी भी इलेक्ट्रॉन डिफिसिट कार्बन को दे सकते हैं, जैसे कि अभी ये ले लिए अगर हम लोगों ने, बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, वो यहाँ पे अटैक करके क्या देंगे, इसको न्यूक्लियोफाइल दे देगा अपना। इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब ऐसे ग्रुप्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कैपेसिटी है, जैसे कि ये NO जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। मतलब क्या है कि अब जैसे मैंने बेंजीन रिंग बना दी, अब इसको इसके साथ अब रिएक्शन बनाना है, बराबर है, तो NO2 भी है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल ही होता है। तो क्या करेंगे, इसमें का जो इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, बराबर है, तो इसको ये इलेक्ट्रॉन देके इस तरीके से कुछ तो भी बॉन्ड बना देगा, बराबर है, इस तरीके से ये NO2 यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे ऐसा। मतलब क्या है कि किसी भी रिएजेंट के पास, किसी भी ग्रुप पे का पास जब इलेक्ट्रॉन्स डिफिशिएंट रहता है, वो
तो उसके तरफ जब मतलब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग एक टेंडेंसी है किसी भी इसकी। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, खुद जाके अटैक होता है, और इलेक्ट्रोफाइल किसी दूसरे से खुद की तरफ अटैक करवाता है फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, दोनों के केस में। ठीक है, तो जब कभी भी पोलर ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक्स करता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, किसके, सबस्ट्रेट के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। तो वो किसी भी स्पेसिफिक एटम रहता है या फिर किसी भी सबस्ट्रेट का इस पर्टिकुलर पोजीशन रहती है, जैसे कि अभी ये मैंने बताई थी ये वाली पोजीशन, बराबर है। तो ये जो है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये पर्टिकुलर पोजीशन इसकी जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पोजीशन है। ये ऑक्सीजन एटम यहाँ पे अटैच्ड है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कंपेयर टू द कार्बन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रहता है। तो ये जो पर्टिकुलर CO कीटोनिक ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियोफाइल है उसको खुद के तरफ अटैक करवाता है, बराबर है। तो वो ये किस में होती है, पोलर रिएक्शंस में होती है। और पोलर रिएक्शंस हम लोगों ने कहाँ पे देखी थी, हेटेरोलिटिक क्लीवेज में देखी थी। सिमिलरली इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक होता है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे, बराबर है। इसका रिवर्स है, जैसे कि मैंने बेंजीन का भी आप लोगों को बताया, बराबर है। बेंजीन का मैंने बताया आप लोगों को ये इस तरीके से। ठीक है, तो वो किस में होती है, वो भी पोलर रिएक्शन के केस में ही होती है। उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो अभी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट जो होती है वो ऑर्गेनिक रिएक्शन के केस में किस तरीके से होती है वो देखना है हम लोगों को। तो स्पेसिफिकली वो कर्व्ड एरो से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उसको कर्व्ड एरो। ठीक है, इसको हम लोग एक क्या बोलते हैं, इसको फुल एरो भी दिखा सकते हैं, इसको सिंगल एरो भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अभी इस पर्टिकुलर इसमें देखना है हम लोग को शिफ्टिंग। ये पाई बॉन्ड है, इसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड जो रहते हैं उसको सिग्मा बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड, ऐसे दो तरीके से डबल बॉन्ड, मतलब एक पाई बॉन्ड रहता है, एक सिग्मा बॉन्ड रहता है। ठीक है, अब ये मेरा मेन सबस्ट्रेट है, तो इस मेन एटम है, तो इसके साइड एटम से यहाँ पे मतलब फ्रॉम पाई बॉन्ड टू द एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन पे क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रही है। फ्रॉम पाई बॉन्ड टू द एडजेसेंट एटम तक एटम पे मूवमेंट हो रही है, मतलब इसके ऊपर अभी ये लोन पेयर आ गई। फ्रॉम लोन पेयर टू द मतलब फ्रॉम एटम टू द एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन, वो वहाँ पे उसकी शिफ्टिंग हो गई। तो ये जो अब ये इतना जो कंसेप्ट था हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था, जो प्रीवियस संडे में क्लास हुआ था। तो जब बाकी का जो कंसेप्ट है रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट, तो ये जो कंसेप्ट है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। ओके।